हेलो दोस्तों, और कैसे आप सभी लोग। मैं आप सबका अपना विनाश आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल द टैलेंट गुरु में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं दोस्त आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे, बिंदास होंगे और आप लोग की पढ़ाई ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि हम लोग जो लगातार सीटेट के लिए कंटिन्यू क्लास दे रहे हैं, लगातार आपका क्लास चल रहा है सीटेट का, उसी सीरीज में आज हमारा क्या है, प्रैक्टिस सेट छठवां होने वाला है। डेली हम 10-15 क्वेश्चन कर रहे हैं प्रैक्टिस के माध्यम से, और आपका टाइप वाइज क्वेश्चन चल रहा है। मैथ का एक अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो सीटेट एग्जाम आने से पहले जितने सारे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सबको मैं करा डालूंगा एक एक करके। तो अगर भैया आप इस वीडियो पर नए हैं तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आप इस पर नए हैं तो इससे पहले वाले वीडियो को देख लीजिए, तब इसको देखना स्टार्ट करिए, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। क्योंकि हर वीडियो में क्वेश्चन अलग अलग टाइप के होते हैं, तो हर क्वेश्चन का अलग अलग से व्याख्या किया जाता है, कहाँ पे कैसा टैग वर्ड लग रहा है तो आपको व्याख्या भी की जाती है, कहाँ से क्वेश्चन आपका आया हुआ है, प्लस टैग वर्ड मतलब नेगेटिव पॉजिटिव बताया भी जाता है कौन सा ऑप्शन आएगा तो आपको सही होगा, चाहे कोई भी क्वेश्चन हो। ठीक है, साफ साफ लिखा है पेडागोजी ऑल सब्जेक्ट, किसी एक सब्जेक्ट की पेडागोजी नहीं हो रही है, किसी एक सब्जेक्ट की पेडागोजी नहीं हो रही है। ये सीरीज जो चल रहा है ऑल सब्जेक्ट मतलब सबका, कभी आपका ईवीएस का हो जाएगा, कभी आपका मैथ का हो जाएगा, कभी आपका हिंदी का हो जाएगा, कभी आपका गणित का हो जाएगा, कभी मतलब मिक्स करके, कभी मिक्स होगा, कभी केवल बस केवल सीडीपी का हो जाएगा। तो मिला जुला के शिक्षण का ये चल रहा है। और शिक्षण सब जानते हैं आप कि शिक्षण हर जगह सबका लगभग क्या होता है, सेम होता है। बस शिक्षण सहायक सामग्री आपकी मैथ की अलग होती है और शिक्षण सहायक सामग्री आपकी हिंदी का अलग होता है, और बाकी सब क्या होता है, सेम होता है। तो चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। और भैया पेन और कॉपी लेके बैठिए, आप अपना आकलन मूल्यांकन अपने आप को परखिए कि आपका कितना क्वेश्चन सही हो रहा है। ठीक है, और बाकी बहुत सारी प्लेलिस्ट बनी है। आपको पेडागोजी थ्योरी देखना है तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाके वहाँ से देख सकते हैं। मैराथन क्लास बहुत सारी है, कुछ भी क्लास आप उठा के देख सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। इसमें देखते हैं कि आपका क्या होने वाला है आंसर। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या होने वाला है, आज ये हमारा पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन को हम देखना स्टार्ट करते हैं। देखिए ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या प्रगतिशील शिक्षा कक्षा की विशेषताएं नहीं है। मतलब ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से प्रगतिशील शिक्षा। अब प्रगतिशील शिक्षा होता क्या भाई, अगर कोई बच्चा सीख रहा है, क्या कर रहा है, अगर कोई बच्चा सीख रहा है, प्रगतिशील कक्षा का मतलब ध्यान समझिएगा, अगर कोई बच्चा सीख रहा है, क्या कर रहा है, अगर कोई बच्चा सीख रहा है तो जिस रास्ते पे चल रहा है, जो चीज़ उसे सिखाई जा रही है, जो चीज़ उसे बताई जा रही है, उसी में क्या करना, उसको प्रोत्साहन देना, उसी में उसको बढ़ावा देना, उसी काम को और आगे करने के लिए उसमें क्या करना, उसको अधिक से अधिक शिक्षण सहायक सामग्री उपलब्ध कराना। मतलब उसको मोटिवेट करने के तौर पर करिए कि हम क्या करें, उसका प्रोत्साहन करेंगे, उसे बढ़ावा देंगे। प्रगतिशील शिक्षा, प्रगति मतलब होता है आगे बढ़ना, तो प्रगतिशील शिक्षा। तो आपको ऐसे नियम कानून से बताना है कि इसमें क्या हो, उसी के जरिए क्या हो, प्रगतिशील कक्षा मतलब उसी में वो आगे बढ़ता रहे। तो कह रहा है कि विशेषताएं नहीं है, आपसे पूछ रहा है कौन सी विशेषताएं नहीं है, मतलब कौन सा ऐसा काम हम करेंगे जिससे बच्चे का प्रोग्रेस नहीं हो पाएगा। तो मिला जुला कहेंगे आपसे नेगेटिव सेंटेंस के बारे में जिक्र किया, तो आपको बताना है कि यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस क्या होगा। तो पहला हमारे पास ऑप्शन है, पहला हमारा क्या कह रहा है, बच्चों की सक्रिय रूप। जब बच्चा भैया सक्रिय रूप से सीखेगा, बच्चा क्या होगा, जब बच्चा सक्रिय रूप से सीखेगा तो बच्चा ज़्यादा सीख पाएगा। क्या होगा, बच्चा ज़्यादा सीख पाएगा जब वो सक्रिय रूप से सीखेगा। तो कहेंगे पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव वाला नहीं, हमको नेगेटिव ढूंढना है। लचीला समूह का गठन, मतलब ऐसा समूह होना चाहिए, ऐसा समूह होना जिसमें क्या हो, थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी हो, मतलब थोड़ा उसमें लचीला हो, जिससे क्या वो काम को और अच्छी तरीके से, ये नहीं कोई सटीकता वाली बात ना हो, मिला जुला के उसमें दंड ना हो, ना भय करने वाला वातावरण ना हो, उसको किसी तरीके से अंकुश ना दिया जाए, संकुचित न किया जाए, बांध के न रखा जाए, इस बात का हमको ध्यान देना है। तो लचीलापन मतलब हो गया फ्लेक्सिबल, मतलब वहाँ पे चीज़ें हैं जहाँ पे भैया आपको थोड़ी आज़ादी होगी, जहाँ पे थोड़ा आपको आज़ादी होगा बोलने का, सोचने समझने का, औकात कहने का, वहाँ पे बच्चा ज़्यादा सीख पाएगा। तो कहीं ना कहीं ये भी क्या है, आपके पॉजिटिव दिख रहे हैं, और ये दोनों ऑप्शन आपके क्या है, पॉजिटिव है। आप मुझसे पूछा क्या भैया, मुझसे पूछा नेगेटिव सेंटेंस क्या है इसमें से। गतिशील अध्यापक और क्या है, दंड और पुरस्कार। गतिशील अध्यापक ये भी आपका पॉजिटिव है, कहीं पे भी आपका आ जाए दंड और क्या आ जाए
पुरस्कार, ये क्या होता है, ये नेगेटिव सेंटेंस माना जाता है कि बच्चे को जब तक पुरस्कार मिला तब तक बच्चा काम किया, फिर पुरस्कार मिलना छूट गया तो क्या है, वो काम करना बंद करेगा। तो कहीं न कहीं आपका ये बाह्य बात है, क्या है, बाह्य, ये क्या है, बाह्य प्रेरणा है। प्रेरणा का मतलब होता है किसी काम को करने के लिए क्या करना, अंदर से प्रेरित करना। मतलब किसी काम को करने के लिए प्रेरित करना का मतलब हो जाएगा प्रेरणा देना, मतलब प्रेरित करना। तो किसी काम को करने के लिए हम दो तरीके से प्रेरित कर सकते हैं, एक तो आंतरिक और एक बाह्य। तो बाह्य प्रेरणा अच्छा नहीं होता है, बाह्य प्रेरणा कुछ दिन तक चलता है, फिर उसके बाद क्या होता है, खत्म हो जाता है। तो इसलिए बच्चे के अंदर जब आंतरिक प्रेरणा होगा तो काम अच्छे तरीके से लंबे समय तक लिए कंटिन्यू करता रहेगा। तो यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस मेरा डी है और ये हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा और बाकी सब हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, आप चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। आप बताइए यहाँ पे क्या सही होगा क्या नहीं सही होगा। ठीक है, सारे ऑप्शन दिख रहे हैं, ठीक है, चलिए अब बताइए यहाँ पे आपका क्या सही होगा। इसने कहा अध्यापक को अपनी कक्षा में, कहा भैया अपनी क्लास में, अध्यापक को अपनी कक्षा में सुविधा वंचित वर्गों से, मतलब जिनको किसी न किसी तरीके से क्या किया गया हो, बाहर किया गया हो, वंचित किया गया हो, मतलब क्लास से बाहर किया गया हो या क्लास में एंट्री ना हो किसी भी तरीके से, चाहे उसके व्यवहार की वजह से, ठीक है ना, चाहे उसके कार्य करने के तौर तरीके की वजह से, किसी न किसी कारणवश बच्चे को आप क्लास में एंट्री नहीं दे रहे हैं। वंचित वर्ग से, अच्छा वंचित वर्ग से आने वाले बच्चों के लिए क्या करना चाहिए, मतलब कभी कभी क्या है, लिंग हो गया, जाति हो गया, धर्म हो गया, किसी कारणवश बच्चे को क्या किया जा रहा है, स्कूल से उसको वंचित किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है, स्कूल में जो कक्षा है उस कक्षा से क्या किया जा रहा है, उसको वंचित किया जा रहा है, उसको रोका जा रहा है। तो आप बताइए एक अध्यापक होने के नाते आपका कर्म क्या होना चाहिए, एक अध्यापक होने के नाते आपका गुण मतलब क्या है, आप क्या करेंगे बच्चे के लिए। तो विद्यालय से बाहर अतिरिक्त मदद, मतलब कह रहा है विद्यालय से बाहर अतिरिक्त मदद लेने के लिए कहना चाहिए। क्या मतलब बच्चे को आप क्लास में नहीं पढ़ा पा रहे हैं तो क्या आप कहेंगे अलग से भैया होम ट्यूशन ले लो, कोचिंग ले लो, ये उचित बात है। तो ये बात क्या है, गलत बात है। अगला कह रहा है विद्यार्थी के लिए विशेष अनुभाव बनाने चाहिए, विद्यार्थियों के लिए विशेष अनुभाग बनाने चाहिए, मतलब सबको अलग अलग सेक्शन में डिवाइड करना चाहिए कि ये बच्चा इस क्लास में नहीं पढ़ सकता, इसके लिए अलग सेक्शन होना चाहिए, ये बच्चा इस क्लास में नहीं पढ़ सकता, इसके लिए क्या होना चाहिए, अलग सेक्शन होना चाहिए। योग्यता आधारित समूह बनाना चाहिए। क्या कर रहा है, योग्यता आधारित समूह बनाना चाहिए कि मतलब कहीं न कहीं, मैं बार बार कहता हूँ, कहीं अगर तुलना होगा, जहाँ पे तुलना करना आएगा, जहाँ बंटवारा करने की बात आएगी, वो सारे ऑप्शन हमारे क्या होंगे, गलत। क्योंकि एनसीएफ कहता है, एनईपी 2020 न्यू एजुकेशनल पॉलिसी ये कहती है कि बच्चे को समावेशी धारा से जोड़ के पढ़ाना है। कोई बच्चा किसी भी वर्ग का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी समूह का हो, किसी भी वर्ग से आए, किसी भी जात समूह लिंग, उसमें आपको भेदभाव नहीं करना है, सबको एक क्लास में इकट्ठा करके सामूहिक रूप से क्या करना है, आपको पढ़ाना है, जिसे हम समावेशी शिक्षा या समावेशी कक्षा कहेंगे। तो ये कह रहा है योग्यता आधारित समूह बनाना, तो मतलब कहीं नहीं बंटवारा कह रहा है। सहयोगात्मक समूह बनाने चाहिए जो अधिगम के संवर्धन मतलब होता है बढ़ावा देना, संवर्धन मतलब ऐड करना, बढ़ावा देना या जोड़ना के लिए समूह विविधता का इस्तेमाल कर सकें। तो ये कह रहा है सहयोगात्मक समूह बनाने चाहिए, मतलब सबके सहयोग से समूह आपको बनाने चाहिए। क्या करना चाहिए, सबके सहयोग से क्या करना है, आपको समूह बनाने चाहिए। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ये अलगाव का सेंस दे रहा है, अलग है, विशेष ये भी कहीं ना कहीं अलग का सेंस दे रहा है, और कह रहा है अतिरिक्त मदद देना, मतलब आपको क्लास से क्या करना है, बाहर लेना, तो कहीं ना कहीं ये भी क्या है, अलग की बात कर रहा है। तो यहाँ पे क्या क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। यहाँ पे बच्चों का समूह जो बनाएंगे, बच्चों से पूछताछ करके, मतलब ये कह रहा है बच्चे के हिसाब से अगर आप चलेंगे तो बच्चे ज़्यादा सीख पाएंगे। मिला जुला करने का सेंस ये कि आपको बाल केंद्रित शिक्षा पे जोर देना चाहिए। बालक के रुचि, बालक के जिज्ञासा, बालक के ज़रूरत के हिसाब से स्कूल को बदलना पड़ेगा, ना कि स्कूल के हिसाब से बच्चे बदले। अगर स्कूल के हिसाब से बच्चे बदलेंगे तो स्कूल चलने वाला नहीं है। आपको स्कूल जो है बच्चे की ज़रूरत और आवश्यकता और उसकी ज़रूरत आवश्यकता के हिसाब से क्या करना पड़ेगा, स्कूल को बदलना पड़ेगा बच्चे के हिसाब से। आइए आगे, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अब बताइए यहाँ पे क्या सही होने वाला है। चलें आगे। अब देख पा रहे हैं सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इसमें क्या कहा है
कि अध्यापक के द्वारा आकलन और मूल्यांकन के विविध तरीकों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। अध्यापक के द्वारा, विविध मतलब होता है कई प्रकार, विविध मतलब कई प्रकार से, ध्यान दीजिएगा। विविध मतलब क्या होता है? कई प्रकार से। तो कह रहा है अध्यापक के द्वारा आकलन और मूल्यांकन के विविध तरीकों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। बात सही है। आकलन केवल एक पक्ष का नहीं करना चाहिए, आपका शैक्षिक करना चाहिए मूल्यांकन और सहशैक्षिक। शैक्षिक मतलब ये होता है जो हम पढ़ाए लिखाए हैं, जो मैं पढ़ाया हूँ या लिखाया हूँ उसका मूल्यांकन करना शैक्षिक मूल्यांकन कहलाता है। सहशैक्षिक बच्चे को जो मैंने सिखाया, सीखने के बाद जो उसके व्यवहार में आए परिवर्तन, बच्चे को मैंने कुछ सिखाया उसके बाद उसके व्यवहार में जो आया परिवर्तन, उसका भी करेंगे क्या? हम आकलन करेंगे, उसका भी मूल्यांकन करेंगे कि मैंने जो बच्चे को सिखाया वो सही तरीके से सीख पाया कि नहीं, मैंने जैसा उसको व्यवहार करने के लिए कहा वैसा व्यवहार कर रहा है कि नहीं, इसका भी आकलन करना क्या कहलाएगा? सहशैक्षिक मूल्यांकन। तो ये बात सही है, मूल्यांकन कई तरीके होने चाहिए, शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, मतलब अलग अलग तरीके से बच्चे का आकलन करना चाहिए। बच्चे खुद से आकलन करें कि मैंने कितना सीखा, अध्यापक आकलन करें, अभिभावक करें, उसके सहपाठी भी उसका आकलन कर सकते हैं कि भैया तुमने कहाँ तक अभी सीखा है, तुम्हें भी कितना सीखना है, एग्जाम काफ़ी करीब आ गया। तो पहली बात तो 100% क्या है? सही है। ठीक है। अब तर्क क्या कह रहा है? तर्क ये कह रहा है कि मूल्यांकन का उद्देश्य अच्छा निष्पादन करने वाले विद्यार्थियों को शेष कक्षा से पृथक करना। मैं बार बार कह रहा हूँ भैया कि आपको अलगाव वाली भावना लानी ही नहीं है। जहाँ पे अलगाव होगा वहाँ पे एनईपी और एनसीएफ का आप उल्लंघन करेंगे तो आप दूसरा ऑप्शन क्या कह देंगे? भैया ये गलत है, पहला सही है। तो पहला सही, दूसरा गलत। तो कहाँ लिखा है? ए सही है लेकिन आर क्या है? गलत है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ये कथन और निष्कर्ष वाले हैं, तर्क और, ठीक है। तो यहाँ से बात आपको समझना पड़ेगा। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका अगला ये रहा। अब बताइए यहाँ पे क्या सही होगा। क्वेश्चन को आप लोग पुश करके रोक लिया करिए, फिर इसके बाद क्या करिए? उसको पढ़ने की कोशिश करिए, पढ़ने के बाद तब सॉल्व करिए, देखिए कितना आपका सही हो रहा है कितना नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने ये रहा, सॉल्व करिए सर। क्या कह रहा है कि अवधारणा, ये कह रहा है कि राशि ने बच्चे को, राशि कोई नाम है, राशि क्या है? कोई नाम है। उसने कहा राशि ने बच्चों की अवधारणाओं, अवधारणा मतलब होता है कोई कॉन्सेप्ट सिखाना चाह रहे हैं बच्चे को। क्या कर रहे हैं? कोई कॉन्सेप्ट सिखाना चाह रहे हैं। तो वो कह रहा है कि अवधारणाओं के प्रति क्या करना है? समझ का आकलन करना चाहती है कि जो बच्चे को मैंने कॉन्सेप्ट सिखाया वो बच्चा कहाँ तक सीख पाया। जो हमने बच्चे को कॉन्सेप्ट सिखाया, बच्चा उस कॉन्सेप्ट को कहाँ तक सीख पाया है, करने के लिए नई विधि का प्रयोग किया जाना चाहिए। मतलब बच्चे को जो हम कॉन्सेप्ट सिखाना चाहते हैं, जो अवधारणा सिखाना चाहते हैं, जो चीज़ें बताना चाहते हैं, उसको नए तरीके से क्या करेंगे? कह रहा है कि समझ का आकलन करने के लिए नए विधि का प्रयोग किया है। ठीक है ना? नए विधि का प्रयोग किया। उसने बच्चों से कहा कि वे उत्तर के लिए जितना संभव हो अधिक से अधिक प्रश्न बनाएं और शिक्षण अधिगम का यह उपाय क्या है? अगर बच्चा अपने से प्रश्न बनाएगा तो उसके सोचने, समझने, तर्क वितर्क करने की क्षमता ज़्यादा होगी। तो कहीं ना कहीं ये आपको सृजनात्मक, किसकी बात? सृजनात्मक की बात कर रहा है। कहीं ना कहीं किसकी बात कर रहा है? रचनात्मक की बात कर रहा है। क्या कर रहा है? रचनात्मक की बात कर रहा है। कहीं ना कहीं अपसारी, किसकी बात? अपसारी, अभिसारी नहीं, कहीं ना कहीं अपसारी की बात कर रहा है। कहीं ना कहीं आपसे, बच्चे से पूछ रहा है क्या? खोजबीन करना। क्या करना? खोजबीन करना कह सकता है। और कहीं ना कहीं क्या? अन्वेषण की बात कर रहा है। क्या कर रहा है? अन्वेषण की बात। ये चीज़ें जहाँ भी आएंगी बच्चे के रिस्पेक्ट में 100% सही मानी जाएंगी। अगर कभी भी आपका पैडागोजी में सब ऑप्शन आते हैं तो आपके 100% क्या होंगे? सही होंगे। तो अगर बच्चे को आज़ादी मिली, बच्चे अपने तरीके से काम करेंगे, अपने तरीके से करके सीखेंगे तो ज़्यादा सीख पाएंगे। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि कंठस्थी, कहीं भी भैया रटना, ये टैग वर्ड है, कहीं कंठस्थी आए गलत होगा। पाठ्य पुस्तक केंद्रित, ये कह रहा है कि वो जो पाठ में पढ़ाया गया है उसी को बस याद करना है। तो कहीं ना कहीं एनसीएफ और एनईपी का उल्लंघन कर रहा है। आप लोग नेगेटिव और पॉजिटिव वाला जो टैग वर्ड जो हमने वीडियो बनाया है, आप नेगेटिव और पॉजिटिव टैग वर्ड का वीडियो देख लीजिए, वहाँ से आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे काटने वाले। ठीक है? वहीं से ये भी कट रहा है, वहीं से ये भी कट रहा है। कह रहा उपदेशात्मक। अच्छा ये बताइए, छोटा बच्चा आप उसको उपदेश देंगे, निर्देश देंगे, क्या सीख पाएगा? नहीं भाई, छोटा बच्चा करके सीखने में बिलीव करता है।
आप करके उसे सिखाएंगे, उसके पर्यावरण से जोड़ के सिखाएंगे, तब जाके ज़्यादा सीखेगा, अन्यथा वो सीख नहीं पाएगा। तो बाल केंद्रित शिक्षा हमेशा क्या होगी, आपकी सही होगी। बालक के रुचि, बालक की जिज्ञासा, बालक की ज़रूरत के हिसाब से अगर आप चलेंगे तो बच्चे ज़्यादा बेहतर कर पाएंगे और ज़्यादा सीखेंगे, और जो उसके द्वारा सीखा गया ज्ञान होगा उनके दिमाग में अच्छे से बैठ जाएगा और लंबे समय तक के लिए भी क्या हो जाएगा, वो अस्थायी हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या होने वाला है। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या होने वाला है। अगला कह रहा है, अरे क्वेश्चन तो है लेकिन और कहाँ गए भाई क्वेश्चन, अच्छा यहाँ पे आगे ऊपर छुटा हुआ है। चलिए ध्यान दीजिए अगला क्वेश्चन क्या होना है। इसने कहा, ये क्या लिखा हुआ क्वेश्चन में, कह रहा है कि अधिगम किसके द्वारा प्रभावित होता है। अधिगम किसके द्वारा प्रभावित होता है, मनोवैज्ञानिक कारकों द्वारा। ठीक बात कह रहा है, मनोवैज्ञानिक कारकों द्वारा प्रभावित, मतलब ये हो रहा है कि अधिगम मतलब होता है क्या, सीखना। सीखना किसके द्वारा प्रभावित होता है, मतलब किसके वजह से आपके सीखने में कठिनाई होती है, या किसके वजह से अगर आप कोई चीज़ सीख पा रहे हैं तो आपको बाधा मतलब पैदा कर रहे हैं, मतलब आपको सीखने में बाधा किसके वजह से हो रही है। तो पहला कह रहा है मनोवैज्ञानिक कारकों द्वारा। ठीक है, मनोवैज्ञानिक कारकों द्वारा भी दिक्कत होती है आपको। सामाजिक सांस्कृतिक कारकों द्वारा भी क्या है, बाधा होती है। कैसे, हम करें हर समाज का अपना एक दायरा होता है, अपना एक नियम कानून होता है, उसी के हिसाब से आपको चलना पड़ता है। ठीक है, तो किसी मतलब अलग अलग हर समाज की, कहने का मतलब ये है कि जितने भी जाति धर्म संस्कृतियां हैं, सबकी संस्कृतियां जो होती हैं अलग अलग होती हैं, और हर संस्कृतियों में अपने अपने नियम कानून होते हैं। अलग अलग समाज सब अपना बना के रखे हुए हैं, हर समाज के अपने अपने नियम कानून अपने दायरे होते हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंग आपको चलना पड़ता है। तो कहीं न कहीं कुछ चीज़ें क्या होती हैं, आपके सामाजिक और सांस्कृतिक से क्या है, परे होती हैं, जो आपको उससे बाहर निकल के सीखना पड़ेगा। अगर उससे बाहर आप जाते हैं तो क्या होगा, आप समाज से बाहर निकाल के फेंक दिए जाएंगे। तो कहीं न कहीं सामाजिक नीतियाँ, सांस्कृतिक चीज़ें भी क्या है, हमें बाधा के रूप में काम करती हैं। मैं सोच रहा हूँ कि ठीक है मंदिर के बारे में मुझे पता है, मैं सोच रहा हूँ मस्जिद के बारे में भी जानूँ, मैं सोच रहा हूँ मुझे गुरुद्वारे के बारे में भी जानूँ। हर त्यौहार के बारे में अगर जानने की आप कोशिश करेंगे तो कहीं न कहीं आपके समाज वाले क्या सुनेंगे, आपसे घृणा करना स्टार्ट कर देंगे। आज जब भैया अलग अलग चीज़ को आप पढ़ेंगे नहीं, अलग अलग चीज़ को जानेंगे नहीं, अलग अलग चीज़ों को समझेंगे नहीं, तब तक क्या है, तकलीफ होगी कि नहीं। तो कहीं न कहीं सामाजिक सांस्कृतिक कारक भी क्या है, इसके लिए हैं, क्या रुकावट पैदा ये भी करते हैं। कि पता चला 18 साल की लड़की होगी, 22 साल की लड़की होगी, शादी कर दो, हटाओ, पढ़ा लिखा नहीं है। अच्छा लड़कियां हैं तो घर से बाहर नहीं जा सकती, लड़के हैं तो चाहे जहाँ दौड़े। ये भी कहीं क्या है, समाज द्वारा बनाया गया है। समाज द्वारा बनाया गया है 8 बजे के बाद 7 बजे के बाद लड़कियां बाहर गाँव में नहीं निकल सकती हैं। शादी ब्याह में लड़कियों को नहीं जाना, यहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। तो कहीं ना किसने बनाया, समाज ने बनाया, और समाज में जो संस्कृतियाँ हैं उन्होंने बनाया कि ये चीज़ें होती हैं। कुछ चीज़ें होती हैं विद्यालय संबंधित चिंता, विद्यालय संबंधित चिंता कारक, मतलब विद्यालय संबंधित भी कुछ कारक होते हैं। जैसे क्या, विद्यालय का वातावरण हो सकता है कि बच्चा वहाँ असहजता महसूस करे। क्या पता विद्यालय ऐसे जगह पे हो जहाँ पास में रोड हो, हमेशा गाड़ी घोड़ा आता जाए, हमेशा शोर शराबा हो रहा हो, या तो शिक्षक का व्यवहार ले सकते हैं। शिक्षक का व्यवहार की वजह से भी क्या है, बच्चा सीख नहीं पाएगा। ये भी चीज़ें हो सकती हैं। तो ये भी बात आपकी सही है, इसकी वजह से भी कहीं ना कहीं हम रुकेंगे। अब अध्यापक संबंधित कारक, अब अध्यापक संबंधित कारक में हम ये कर सकते हैं, या तो अध्यापक ये हो सकता है कि उसके अपने सब्जेक्ट में उसको ज्ञान ज़्यादा ना हो। अध्यापक क्या है, अध्यापक को अपने सब्जेक्ट में ज्ञान ना हो या छिछला ज्ञान हो, इसकी वजह से क्या है, बच्चे कठिनाई महसूस कर सकते हैं सीखने में। या तो अध्यापक का व्यवहार हो, किसी एक जाति धर्म की तरफ क्या उसका झुकाव हो, ये भी हो सकता है। या उसका व्यक्तिगत पर्सनल है कि उसको पढ़ाने का मन नहीं हो। तो अध्यापक के भी कई कारक हैं। या तो उसको शिक्षण विद्या का ज्ञान ना हो, उसे पता ना हो कि बच्चों को हम कैसे पढ़ाएं, क्या सिखाएं, कैसे सिखाएं, इन सभी चीज़ों का ज्ञान नहीं होगा। तो इसके वजह से भी क्या है, ये हो सकता है कि बच्चों को सीखने में तकलीफ हो। शिक्षक का व्यवहार भी कहीं ना कहीं डिपेंड करता है, 100% डिपेंड करता है। शिक्षक कुछ लोग चाहते हैं पढ़ा के मारेंगे, कुछ लोग बिना पढ़ाए मारेंगे। तो ये चीज़ें यहाँ पे होती हैं। तो यहाँ पे चारों ऑप्शन मुझे सही लग रहे हैं। तो यहाँ से क्या सही हो जाएगा, आपका डी यहाँ पे सही हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा भैया, आपके यहाँ पे डी सही हो जाएगा। 1, 2, 3 एंड 4 सारे ऑप्शन आपके सही हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। इसमें देखते हैं क्या आपका होने वाला है। ठीक है, बताइए यहाँ पे क्या सही होगा।
कह रहा है कि सभी बच्चे परीक्षाओं में, सभी बच्चे क्या भैया, सभी बच्चे परीक्षाओं में अच्छे अंक लाएं, यह सुनिश्चित करने के लिए बच्चों में असफलता का भय और उपलब्धियों का दबाव पैदा नहीं करना चाहिए। बिल्कुल बात सही है। ये कह रहा है कि सभी बच्चे परीक्षाओं में अच्छे अंक लाएं, ऐसा आपको प्रेशर नहीं देना है, ऐसा आपको क्या करना है, दबाव नहीं देना है कि तुमको भैया ज़्यादा नंबर लाना, नहीं लाओगे तो ये पनिशमेंट तुम्हें मिलेगी, नहीं लाओगे तो ये पनिशमेंट मिलेगी, ऐसा कुछ दबाव और प्रेशर नहीं देना है। तो ये बातें सही हैं कि बच्चा एग्जाम में कुछ नंबर लाए उससे मतलब नहीं है भाई, उसको आप प्रेशर मत दीजिए। आपने जो सिखाया, आपने जो पढ़ाया, बस ये कहिए कि आप क्या है, पढ़िए, जो पढ़े उसका आपको एग्जाम देना है कि आपके पास कितना कैपेसिटी है, कितना आपके पास एबिलिटी, मतलब कितना आपको याद हुआ है, उसके बारे में आप क्या करेंगे, आकलन करेंगे। लेकिन आप प्रेशर नहीं देंगे कि अगर आपका भी एग्जाम में अच्छा नंबर नहीं आया तो आपको मार पड़ेगी, दंड पड़ेगा, भगा दिए जाओगे स्कूल से, घर वालों को बुला के लाना, ये चीज़ें वो चीज़ें फला चीज़, ये सब करने की जरूरत नहीं है। तो कह रहा है अर्थपूर्ण अधिगम हो सके इसके लिए महत्वपूर्ण है कि बच्चे शारीरिक एवं भावनात्मक सुरक्षा महसूस करें। तो मतलब ये कह रहा है कि अगर सोच रहे हैं आपकी अर्थपूर्ण, आप ये सोच रहे हैं कि सीखने सिखाने काम अच्छे तरीके से हो, क्या हो, सीखने सिखाने काम अच्छे तरीके से हो, आप ये सोच रहे हैं तो बच्चे को मारना नहीं है। शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से आपको उसे मेंटली डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है। अगर बच्चा को भावनात्मक, संवेगात्मक रूप से, शारीरिक रूप से आप परेशान कर देंगे तो स्कूल छोड़ के भाग जाएगा। क्या करेगा, स्कूल छोड़ के भाग जाएगा। अधिगम अर्थपूर्ण तरीके से अच्छे से नहीं हो पाएगा। अगर बार बार डरा रहे, धमका रहे तो क्लास में बैठेगा, पता चला कोई क्वेश्चन बच्चे को नहीं आ रहे हैं, तो कुछ क्वेश्चन नहीं आते उसके बाद भी आपसे पूछेगा वो नहीं। तो आप ये चाहते बच्चा आपसे पूछे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, संवेदनशील होना पड़ेगा, मतलब उससे प्यार से बात करना पड़ेगा, उसके हिसाब से बात करना पड़ेगा। धीरे धीरे उसको क्या प्रोत्साहन दीजिए, बढ़ावा दीजिए, धीरे उसको सिखाने की कोशिश करिए। ये नहीं कि डरा के, धमका के, मार के आप शिक्षा को नहीं कर सकते। डरा के, धमका के, मार के आप तो यहाँ जो है कि शांति तो बना सकते हैं, लेकिन अधिगम नहीं हो सकता। अधिगम वहीं पे होगा, और जहाँ पे भैया शांति है ना जिस क्लास में, तो वहाँ अधिगम नहीं होता है। जब बच्चे आपस में अंतःक्रिया नहीं करेंगे, बात नहीं करेंगे, शोर शराबा थोड़ा होगा, तब समझिए वहाँ पे पढ़ाई हो रही है। ऐसा नहीं कि एकदम सब भैया साइलेंट बैठे रहो। छोटे बच्चे हैं गुरु, वो हमेशा शोर शराबा करेंगे ही, थोड़ा बहुत बसबाजी उसमें होगा ही। आप बड़े क्लास में आप हैं, आप शांति से पढ़ सकते हैं, लेकिन बच्चे नहीं। जिस क्लास में बच्चे एकदम शांति से बैठे हैं, तो आप 100% मान लीजिए कि वहाँ पे अधिगम नहीं हो रहा है। जो पढ़ाया जा रहा है बच्चों को कुछ आओ नहीं रहा है। आप चेक कर सकते हैं इस बात को। तो यहाँ पे हमारा क्या है, ए भी सही है और आर भी सही है, तो बोथ सही है, ए और आर दोनों सही है। ए आर की सही व्याख्या कर रहा है। यहाँ तक क्वेश्चन आपका सही हो गया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, आप देख लेते हैं इसको क्या करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। चलिए इसमें बताइए क्या से होगा आपका, यहाँ पे क्या से होगा बताइए। इसने कहा कि अनुज कक्षा 3 पर्यावरण अध्ययन पढ़ता है। कम पढ़ ये लिखा, लड़का जो है कक्षा 3 में पढ़ रहा है। किसमें, कक्षा 3 में पढ़ रहा है, पर्यावरण अध्ययन पढ़ाता है। अनुज कक्षा 3 पर्यावरण अध्ययन पढ़ाता है, मतलब अनुज है वो कक्षा 3 में क्या करता है, पर्यावरण अध्ययन पढ़ा रहा है, मतलब ईवीएस वाली बुक पढ़ा रहा है। वो हमेशा अपने विद्यार्थियों को किसी भी विषय से परिचित कराने के लिए एकदम बाद मानस मंथन करवाता है। यह युक्तियां निम्नलिखित में से किसे समुन्नत करेगी। ये क्या है, एक बार चेक कर लो भाई। एकदम बाद मानस सही है क्या, ये एकदम बाद मानस मंथन, ठीक है। चलो, तो ये कह रहा है कि परिचित कराने के लिए एकदम बाद मानस मंथन करवाता है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड दिस स्टेट। अच्छा, ये कह रहा है, यहाँ पे क्या रख रहा है कि ब्रेन, ठीक है, इमीडिएटली आफ्टर, ठीक है, इंट्रोडक्शन एनी टॉपिक टू हिज स्टूडेंट, ठीक है। ये कह रहा है कि जो बच्चे को पढ़ाना है, ठीक है, परिचित कराने के एकदम बाद क्या करता है, मंथन करवाता है। पहले परिचित करता है कि ये टॉपिक है, कैसे इसको पढ़ना चाहिए, ये टॉपिक कैसे पढ़ना चाहिए, फिर उसके बाद उसके बारे में बताता है। तो बताओ, रट कर सीखना, रट के सीखना कहीं भी का होगा भैया, गलत होगा। दृष्टिकोण जानना, ठीक है, बात सही है। समालोचनात्मक, ये भी बात सही है। खोजबीन, ये भी बात आपका सेकेंड और थर्ड और फोर्थ आपका सही होगा। सेकेंड, थर्ड और फोर्थ ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, सही। समालोचनात्मक मतलब क्या होता है, ये होता है कि सही गलत का पता लगाना, किसी चीज़ के बारे में क्या करना, सही और क्या
गलत के बारे में पता लगाना क्या कहलाएगा, समालोचनात्मक चिंतन। ये जो होता है, जब किसी चीज़ के बारे में सही और गलत का पता लगाएंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको चिंतन करना पड़ेगा। जब आप किसी चीज़ का चिंतन करना स्टार्ट करेंगे तो आपके अंदर सृजनात्मक सोच विकसित हो जाएगी, आपके अंदर अन्वेषण, आपके अंदर अपसारी, आपके अंदर सोचने समझने, तर्क वितर्क करने की क्षमता क्या हो जाएगी, डेवलप हो जाएगी, जिससे आपका ब्रेन का क्या होगा, विकास होगा, जिससे आपका क्या होगा, दायरा बढ़ने लगेगा। तो ये चीज़ें सब क्या होती है, पॉजिटिव होती हैं। खोजबीन करना, खोजबीन का दूसरा नाम ही क्या है, अन्वेषण। इसका नाम क्या है, अन्वेषण। अन्वेषण मतलब खोजबीन करना। ये सारे ऑप्शन कहीं भी आएंगे, आएंगे सब पॉजिटिव में, ये सारा आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा यहाँ से। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर इसमें, ये देखते हैं कितना मिनट हो गया भाई, 25 मिनट हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए यहाँ पे क्या से होगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा चल रहा है, 8। ये कह रहा है कि ये यहाँ पे इतना गैप ना दिया करो, इसलिए गैप देने की वजह से नीचे भाग जाता है ये, ठीक है। थोड़ा गैप कम किया करो तो सही आएगा ये कह रहा है कि एक अध्यापिका चाहती है कि उसके विद्यार्थी आंतरिक मतलब अंदर से आंतरिक रूप से अभिप्रेरित रहें। उसे क्या करना चाहिए, जब कोई भी काम आप अंदर से तत्पर हो करने के लिए, तो जब अंदर से आप तत्पर रहेंगे किसी काम को करने के लिए, तो उस काम को बहुत बेहतर तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से, बहुत कम समय में आसानी से कर लेंगे, ठीक है। आंतरिक प्रेरणा आपके अंदर अगर है, आप अंदर से किसी काम को करने के लिए तत्पर हैं, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती उस काम को करने से। आंतरिक प्रेरणा सबसे अच्छी प्रेरणा मानी जाती है, कुछ भी आप कर सकते हैं। उसी कक्षा में प्रतियोगिता, कहीं भी प्रतियोगिता आए तो समझिए नेगेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव सेंटेंस है क्या है, प्रतियोगिता कहीं आए तो नेगेटिव सेंटेंस है। प्रोत्साहित करना चाहिए और बच्चों में तुलना, हमने बताया कहीं तुलना आ जाए, कहीं प्रतियोगिता आ जाए, परीक्षा आ जाए, रटना आ जाए, सब क्या होंगे, नेगेटिव सेंटेंस हो गए। बच्चों में डर व चिंता पैदा करना, डर क्या होता है, हमेशा नेगेटिव सेंटेंस होता है, टैग वर्ड होता है, ये लिख लीजिए, ये ट्रिक हमारी, कि कहीं भी आएगा डर, कहीं आएगा डर, कहीं आएगा क्या, भय, ये सब क्या होगा, गलत होगा। प्रतियोगिता, तुलना, परीक्षा भी लिखा है तो भी क्या होगा, परीक्षाओं का आयोजन करना, तब भी क्या कहलाएगा आपका, गलत होगा। भौतिक पुरस्कार, कहीं पुरस्कार आए या क्या है आपका दंड आए, ये दोनों क्या होगा आपका, गलत होता है, तो ये भी गलत, वो भी गलत, तो चौथा हमारा ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बच्चों में जिज्ञासा प्रोत्साहित करनी चाहिए और सीखने के आनंद को अभिप्रेरित करना चाहिए, मतलब बच्चों का प्रोत्साहन, कहीं भी प्रोत्साहन आएगा तो भैया क्या होगा, प्रोत्साहन या प्रोत्साहित सही होगा, लेकिन हतोत्साहित क्या होगा, अगर आपका हतोत्साहित आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, गलत होगा। प्रोत्साहित सही होगा, हतोत्साहित क्या होगा, गलत होगा। आइए अगले क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा भाग, ये क्वेश्चन नंबर 8 था, अब क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। अब बताइए यहाँ पे क्या सही होगा, क्वेश्चन को अच्छे से रीड करिए, अब बताइए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। ये कह रहा है कि कक्षा में विद्यार्थियों को त्योहारों को साझा करने का अवसर देना, क्या करना, अवसर देना, और उसके आधार पे सूचना निर्मित करने को बढ़ावा देना किसका उदाहरण है, तो ये कहीं ना कहीं अपसारी दे रहा है, मतलब बच्चे के पास ज़्यादा ज्ञान होगा। कह रहा है व्यवहारवाद, कह रहा है प्रत्यक्ष निर्देशन, सामाजिक संरचनावाद, पाठ्य पुस्तक आधारित अध्यापन। जब पाठ्य पुस्तक होता है तो क्या होता है, गलत होता है, कहने कहीं ये बाल केंद्रित शिक्षा पे नहीं चल रहा है। निर्देश हम कहते हैं बार बार, निर्देश के क्या होता है, गड़बड़ होता है। सामाजिक संरचनावाद क्या होगा, सामाजिक संरचनावाद, और ये क्या कह रहा है, व्यवहारवाद, तो ठीक है, ये व्यवहार कहीं ना कहीं कहाँ पे करेंगे आप, समाज में, तो यहाँ पे क्या होगा, तीसरा हमारा सही हो जाएगा, सोशल कंट्रास्टिविजन, ठीक है। आज का ये रहा लास्ट क्वेश्चन, बताइए यहाँ पे क्या आपका सही होगा, और आप लोग कमेंट कर दिया कि भैया आपका कितना सही हुआ, आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ, इसका कमेंट आप लोग कर दीजिएगा। मतलब डेली मैं प्रैक्टिस दे रहा हूँ गुरु, लेकिन आप लोग क्या शेयर नहीं करते हैं, शेयर थोड़ा दबा करिए, ठीक है। शेयर करने के साथ साथ आप जो है कि कमेंट भी कर दिया करिए कि नहीं सर इसमें से मेरा इतना सही हुआ, इसमें से मेरा इतना सही हुआ। आपका मैथ का पैडागोजी चल रहा है, इधर मैथ का चल रहा है, आपका इधर कंप्लीट पैडागोजी चल रहा है, ईवीएस भी मैं जल्दी ही स्टार्ट करने वाला हूँ, तो सारे चीज़ में लेके आ रहा हूँ, आपको सिस्टमैटिक ढंग से टॉपिक वाइज करवा रहा हूँ। तो आपको भाई कर्तव्य बनता है कि थोड़ा आप भी वीडियो को थोड़ा शेयर और कर दिया करिए। देखने वालों की जितनी ज़्यादा संख्या बढ़ेगी उतना जल्दी वीडियो आपको मैं दूंगा, उतना स्पीड से, और जब संख्या ज़्यादा बढ़ जाएगी तो मैं लाइव अटेंड करा दूँगा, भाई आप लाइव क्लास लीजिए, लाइव।
ये सब आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब 1 रुपया देना नहीं पड़ेगा। जो भी सीटेट का आपका कंटेंट है सारा कुछ मैं क्या है फ्री में ही आपको यूट्यूब पे सारा पढ़ा दूंगा। कब? जब आप शेयर करेंगे तब। ठीक है। ये कह रहा निम्नलिखित में से क्या प्रगतिशील कक्षा की विशेषताएं नहीं है? ये तो क्वेश्चन ऊपर था ना भाई, ये दोबारा रिपीट हो गया। ये क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया है। रिपीट नहीं हुआ क्वेश्चन? अरे रिपीट है भाई, सेम ऑप्शन है, मैं दिखा रहा हूं। ये क्वेश्चन रिपीट है। ये देखिए, ये क्वेश्चन मैंने कहा प्रगतिशील, ये देखिए ये दे रहा है ना पहला क्वेश्चन, प्रगतिशील कक्षा की विशेषताएं नहीं है। देखो ये पहला क्वेश्चन है, प्रगतिशील कक्षाओं की विशेषता नहीं है। ये आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। तो उतना ही था आज के लिए। सारे ऑप्शन गतिशील अध्यापन देख लेते हैं। गतिशील अध्यापन यहाँ पे भी क्या है? गतिशील अध्ययन, सेम क्वेश्चन है। ठीक है। तो आशा करते हैं दोस्त आपको वीडियो पसंद आया होगा। ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए तो गुरु ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को क्या करिए, शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और आप कमेंट जरूर क्या करिए कि सर इस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। जिस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए उस टॉपिक का मैं वीडियो आपको ला के दे दूँगा। वो भी क्या, विद प्रूफ के साथ कि मैं ये पढ़ा रहा हूँ तो सर यही क्वेश्चन आपके आने वाले ऐसे ऐसे आपके बनेंगे। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए भैया धन्यवाद। आप अपना ख्याल रखिए और वीडियो को दबा के शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।